जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है, आज आप लोग का टेस्ट है और आज एक अलग टॉपिक लेते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, देखता हूँ मैं आप लोगों को कितनी जानकारी है इसके बारे में। तो ये 50 क्वेश्चन है और आपका जो टारगेट है एट लीस्ट कम से कम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मान के चले तो 40। आपका टारगेट इसमें 40 रहेगा। अगर 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं 50 में तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाद में सब सॉल्व हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, खेल विज्ञान खेल प्रशिक्षण साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अन्य खेल विज्ञान विषयों से क्या संबंध है? विज्ञान खेल प्रशिक्षण साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अन्य खेल विज्ञान विषयों से क्या संबंध है? क्वेश्चन केवल थोड़ा सा घुमाया गया है। पहला ऑप्शन है यह केवल खेल मनोविज्ञान है, यह खेल के जैव यांत्रिक है स्पोर्ट्स मैकेनिज्म और खेल पोषण स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जैसे विषयों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सी है इसका अन्य खेल विज्ञान विषयों से कोई संबंध नहीं है, यह केवल खेल प्रबंधन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़ा है। उत्तर क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। चारों ऑप्शन से आपको उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा बी, यह खेल जैव यांत्रिक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म और खेल पोषण स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जैसे विषयों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमाए गए हैं, आप लोग परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसे सुधारने में मदद करता है? केवल खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, खिलाड़ियों की तकनीक रणनीति और शारीरिक क्षमता, केवल खेल पत्रकारिता, केवल खेल समाजशास्त्र। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका आपका खिलाड़ियों की तकनीकी रणनीति और शारीरिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा विषय खेल प्रशिक्षण के विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग से सीधे जुड़ा हुआ? खेल पत्रकारिता, खेल जैव रसायन, मोटर लर्निंग और खेल प्रबंधन। ए बी सी डी चार ऑप्शन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपके ट्रेनिंग में क्या क्या यूज होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मोटर लर्निंग। ठीक है, कुछ लोगों को बिल्कुल नया सवाल लग रहा होगा, नए क्वेश्चंस लग रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि यूट्यूब पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, खेल प्रशिक्षण विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसे बेहतर बनाने में मदद करता है? केवल खेल उपकरण, खिलाड़ियों के प्रदर्शन और कौशल, केवल खेल के नियम और केवल खेल के मैदान। उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका खिलाड़ियों के प्रदर्शन और कौशल में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन हटके हैं क्योंकि सभी लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हड्डी बड़ी हड्डी छोटी, कौन मसल छोटा कौन, यही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पांचवा क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसके लिए आवश्यक है? केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए, सभी स्तर के खिलाड़ियों और कोचों के लिए, केवल खेल समाजशास्त्र स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए, केवल खेल पत्रकारिता के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर जो होगा सभी स्तर के खिलाड़ियों और कोचों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी, लेकिन हाँ इसको एक बार देखना चाहिए आप लोगों को। खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसके लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों पहलुओं को शामिल करता है? केवल खेल के नियम, सभी खेल और विशिष्ट खेलों के प्रशिक्षण के सिद्धांत, केवल खेल के उपकरण और केवल खेल पत्रकारिता। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, यहाँ पर उत्तर होगा आपका सभी खेलों और विशिष्ट खेलों के प्रशिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हैं और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, मुझे जहाँ तक मैंने देखे हैं वही हैं, तो बस थोड़े से जो बेसिक नॉलेज है वहीं पे है। और ये मुझे लग रहा है जो हम लोग पढ़ते हैं उसी का केवल मैंने 5-10 पेज ही मैंने उठाया है, उसी से क्वेश्चन जनरेट किए हैं, बाकी अभी बैलेंस है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसके विकास में योगदान देता है? केवल शारीरिक क्षमता, केवल शारीरिक क्षमता खिलाड़ियों के व्यक्तिगत विकास में, केवल खेल के मैदान में और केवल खेल के उपकरण में। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यहाँ बात हो रही है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन है, यहाँ पे उत्तर होगा आपका खिलाड़ियों के व्यक्तित्व के विकास में। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग आपके खिलाड़ियों से संबंधित है,
खेल प्रशिक्षण विज्ञान इस साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसके बीच एक सेतु का कार्य करता है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। खेल और खेल विज्ञान के विभिन्न विषय, खे केवल खेल और खेल पत्रकारिता, केवल खेल और खेल प्रबंधन, केवल खेल और खेल समाजशास्त्र। यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लीजिए, चारों ऑप्शन को रिलेट कीजिए और जो सबसे करीबी हो उस पर पहुँचिए। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा आपका खेल और खेल विज्ञान के विभिन्न विषय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? शारीरिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत? चारों को रिलेट कीजिए आप। यहाँ जो उत्तर होगा आपका आर्थिक सिद्धांत। ठीक है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस में मदद करता है? केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना में बनाने में, प्रदर्शन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के सिद्धांत और विधियों के विकास में, केवल खेल के नियमों को समझाने में, केवल खेल उपकरण के चयन में। यहाँ जो उत्तर होगा आपका प्रदर्शन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के सिद्धांत और विधियों के विकास में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है तो आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट करना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस में सहायता करता है? केवल खेल के मैदान की व्यवस्था में, मोटर फिटनेस के विभिन्न घटकों के विकास में, केवल खेल पत्रकारिता में और केवल खेल प्रबंधन में। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे बी, मोटर फिटनेस के विभिन्न घटकों के विकास में। ठीक है, खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस में मदद करता है? यहाँ विकास पूछ रहा है, यहाँ मदद पूछ रहा है। ठीक है, केवल खेल के नियमों को समझने में, प्रशिक्षण लोड के अनुकूल की प्रक्रिया समझने में, केवल खेल उपकरण को चयन में और केवल खेल पत्रकारिता में। यहाँ जो उत्तर होगा प्रशिक्षण लोड के अनुकूलन की प्रक्रिया को समझने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस में सहायता करता है? यहाँ पे सहायता कर रहा है, यहाँ पे केवल खेल के मैदान की व्यवस्था में, प्रतियोगिताओं के दौरान रणनीति अवधारणाओं को समझने में, लागू करने में, केवल खेल पत्रकारिता में, केवल खेल प्रबंधन में। तो जहाँ उत्तर होगा आपका प्रतियोगिताओं के दौरान रणनीति अवधारणाओं को समझने और लागू करने में। ठीक है, चारों ऑप्शन जो आपके नज़दीक हैं उससे रिलेट करिए। ठीक है, जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये नहीं कि जो ऑप्शन नहीं है उस पर पीछे पड़े रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, खेल प्रशिक्षण का विज्ञान साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस में मदद करता है? केवल खेल के मैदान की व्यवस्था में, प्रशिक्षण प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन में, केवल खेल पत्रकारिता में और केवल खेल प्रबंधन में। तो यहाँ जो उत्तर होगा प्रशिक्षण प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन में। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे आप, ये तीनों 15वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग हैं और इन्हीं ऑप्शनों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस पर केंद्रित होता है? केवल टीम के प्रदर्शन पर, व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन पर, केवल खेल के नियम पर, केवल खेल उपकरण पर। तो यहाँ जो उत्तर होगा व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन पर। ठीक है, 16वां है, खेल प्रशिक्षण क्यों व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता है? खेल प्रशिक्षण क्यों व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता है? क्योंकि सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। क्योंकि सभी खिलाड़ियों एक टीम से ही खेलते हैं। क्योंकि सभी खिलाड़ियों को एक ही परसेंटेज दिया जाता है। क्योंकि सभी खिलाड़ियों की उम्र समान होती है। यहाँ जो उत्तर होगा क्योंकि सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं अलग होती है। जैसे आप लोग, किसी को जल्दी याद होता होगा, किसी को देर को याद होता होगा, किसी को लिख के याद होता होगा, किसी को सुन के याद होता होगा। क्वेश्चन नंबर 17, खेल प्रशिक्षण किसके अनुरूप होना चाहिए? केवल खेल नियमों के अनुरूप, प्रतिस्पर्धी खेल की मांगों के अनुरूप, केवल कोच की इच्छा के अनुरूप और केवल खेल उपकरण के अनुरूप। यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा प्रतिस्पर्धी खेल की मांगों के अनुरूप। ठीक है, खेल प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए? अव्यवस्थित और अनियोजित, व्यवस्थित और योजनाबद्ध, केवल खिलाड़ियों की इच्छा पर आधारित, केवल कोच की इच्छा पर आधारित। यहाँ जो उत्तर होगा इन चारों में से, वो चारों में से उत्तर होगा आपका व्यवस्थित और योजनाबद्ध। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण क्यों वैज्ञानिक होना चाहिए? खेल प्रशिक्षण क्यों वैज्ञानिक होना चाहिए? अगर यही आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि खेल प्रशिक्षण क्यों वैज्ञानिक होना चाहिए, 4 ऑप्शन दे दें, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि यह एक केवल प्राचीन विधियों पर आधारित होता है, क्योंकि यह नवीनतम शोधों और विकासों को शामिल करता है, क्योंकि यह खेल
के नियमों पर आधारित होता है, क्योंकि यह खेल केवल के उपकरणों पर आधारित होता है। तो यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर नवीन शोधों पे होगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण में खिलाड़ी को क्या विकसित करना चाहिए। यही आपके यूपी टीजीटी पेपर में अगर ये सब क्वेश्चन आ गए तो आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा। केवल शारीरिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, केवल खेल के नियमों की जानकारी और केवल खेल उपकरण का ज्ञान। 20वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा आपका आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। खेल प्रशिक्षण किस प्रक्रिया का हिस्सा है। केवल शारीरिक प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया, केवल आर्थिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ जो उत्तर होगा केवल शैक्षिक प्रक्रिया। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत अविरत प्रशिक्षण अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग से संबंधित है। प्रशिक्षण लोड को धीरे धीरे बढ़ाना, प्रशिक्षण को निरंतर जारी रखना, प्रशिक्षण को विदिता लाना, प्रशिक्षण को आराम की अवधि में नजरअंदाज करना। तो यहाँ जो उत्तर होगा प्रशिक्षण को निरंतर जारी रखना। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षण लोड को किस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए। एकदम अधिक लोड देना, धीरे धीरे नियमित रूप से लोड बढ़ाना, लोड को कभी कम बढ़ाना, केवल खिलाड़ियों की इच्छा के अनुसार बढ़ाना। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आप एज ए प्लेयर अटेम्प्ट कीजिए कि आप अ प्लेयर हैं। ठीक है। और आपके ऊपर ये सारी घटनाएं घट रही, तब तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे आप लोग। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका, बताओ लिट्टी खाने के लिए बोल रहे हैं। आया है। मैं वो दुकान से आने के लिए। अच्छा चलो, तो आराम थोड़ी देर में। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के किस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण लोड व्यक्तिगत होना चाहिए। खेल प्रशिक्षण में किस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण लोड व्यक्तिगत होना चाहिए। अविरत प्रशिक्षण का सिद्धांत, व्यक्तिगत लोड का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत और सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। यहाँ जो उत्तर होगा आपका व्यक्तिगत लोड का सिद्धांत। ठीक है। प्रशिक्षण में आराम रिकवरी की अवधि क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह प्रशिक्षण को बोरिंग बनाता है, क्योंकि यह शरीर को प्रशिक्षण लोड के अनुकूल बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह प्रशिक्षण को कम प्रभावी बनाता है और क्योंकि यह खिलाड़ी को आलसी बनाता है। यहाँ जो उत्तर होगा क्योंकि यह प्रशिक्षण को शरीर को प्रशिक्षण के लोड के अनुकूल बनाने में मदद करता है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन, केवल खेल प्रशिक्षण की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है। केवल कोच की जिम्मेदारी, खिलाड़ी को प्रशिक्षण योजना में शामिल करना, केवल खेल के नियमों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल खेल उपकरण को उपयोग और ध्यान केंद्रित करना। यहाँ जो उत्तर हो, खिलाड़ी को प्रशिक्षण योजना में शामिल करना। 27वां क्वेश्चन, क्रिटिकल लोड का उपयोग क्यों किया जाता है। खिलाड़ियों को आराम देने के लिए, खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा की उच्च मांगों के लिए तैयार करने के लिए, खिलाड़ियों को कम प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को खेल के नियम बनाने के लिए। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा की उच्च मांगों के लिए तैयार करने के लिए। 28वां क्वेश्चन है, समान और विशेष तैयारी, जनरल एंड स्पेशल प्रिपरेशन का सिद्धांत क्या बताता है। केवल समान तैयारी की आवश्यकता, समान तैयारी के बाद विशेष तैयारी की जानी चाहिए, केवल विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है और समान और विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ जो उत्तर होगा समान तैयारी के बाद विशेष तैयारी की जानी चाहिए। तो जल्दी कर दें क्योंकि बच्चे भूखे हैं, उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ लेके आना है। 29वां प्रशिक्षण की स्पष्टता, क्लैरिटी का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये स्पष्ट निर्देश प्रशिक्षण कम प्रभावी बनते हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी को आलसी बनाता है, क्योंकि यह कोच की जिम्मेदारी बढ़ाता है, क्योंकि यह खेल के नियमों को जटिल बनाता है। इसका उत्तर होगा क्योंकि स्पष्ट निर्देश प्रशिक्षण की कमी को कम प्रभावी बनाता है। ठीक है। 30वां प्रशिक्षण की चक्रीय साइकिल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, कौन सा चक्र सबसे लंबी अवधि तक होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुत बार आपने क्वेश्चन किया होगा, उत्तर होगा आपका मैक्रो। ठीक है। खेल प्रशिक्षण की प्रक्रिया किस आयु वर्ग में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 7 प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 10 से 12, 15 से 17, 18 से 20। यहाँ जो उत्तर होगा 10 से 12। खेल प्रशिक्षण की प्रक्रिया के 3 स्तर कौन से हैं, प्रारंभिक, उन्नत, उच्च, शुरुआती, मध्यम, पेशेवर, नव शुरुआत, विकास, पूर्णता, प्रारंभिक, तकनीक, स्पर्धा। यहाँ उत्तर होगा आपका प्रारंभिक, उन्नत और उच्च प्रदर्शन। बुनियादी प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण, शारीरिक क्षमताओं का शरण विकास, स्पर्धा का अनुभव का प्राप्त करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तर पर प्राप्त करना। यहाँ पर डी होगा। ठीक। क्वेश्चन को हमेशा अपने आप रिलेट कीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिलेट मत कीजिए, रिलेट कीजिए तभी समझ में आएगा। ठीक है। और 34वां क्वेश्चन, बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि समानता कितने वर्ष की होती है। बुनियादी 1 से 2, 3 से 4 और 5 से 6 और 7 से 8। यहाँ जो उत्तर होगा
3 से 4 बुनियादी। ये क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में है तो नहीं आया, समझ में आया। ये भी बहुत डेप्थ में है, आप लोग के लेवल से बाहर है। और ये जितने भी हैं, हाँ ये उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का मुख्य लक्षण क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, केवल प्रतिस्पर्धा अनुभव करना और केवल बुनियादी प्रशिक्षण को दोहराना। यहाँ जो उत्तर होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। ठीक है। 41वां है उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण में खेल फार्म का विकास किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रशिक्षण के प्रभाव कम करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के दबाव को स्थिर बनाए रखने के लिए, केवल तकनीक सुधार को सुधारने के लिए, केवल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए। यहाँ पे उत्तर होगा प्रतिस्पर्धा के दबाव में स्थिरता बनाए रखने के लिए। 42वां के खेल प्रशिक्षण प्रक्रिया कोच की भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक प्रशिक्षण देना, प्रतिभा को निखारना और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, केवल स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना। यहाँ उत्तर होगा प्रतिभा को निखारना और तकनीकी ज्ञान देना। कोच की जिम्मेदारी पूछ रहे हैं यहाँ लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे कोच नहीं बनना, यहाँ आपको पीटीआई बनना, सारे गेम करने हैं, ठीक है। तो एक गेम के पीछे मत पड़े रहिएगा। खेल मनोवैज्ञानिक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की टीम में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं होता? व्यायाम शरीर विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल पोषण विज्ञान, के केवल खेल प्रशासक। यहाँ उत्तर होगा केवल खेल प्रशासक। यहाँ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। खेल मानकों के सुधार के लिए निम्नलिखित में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक हैं? केवल वित्तीय संसाधन, नीति, उपकरण और सुविधाएं, पारिवारिक समर्थन और प्रतियोगिता में सरकारी सहयोग, केवल कोच का ज्ञान, केवल खेल और वैज्ञानिक का योगदान। यहाँ होगा बी उत्तर, नीति, उपकरण और सुविधाएं, पारिवारिक का समर्थन, प्रतियोगिताएं और सरकारी सहयोग। ठीक है। 45वां खेल के मानकों में सुधार हेतु सरकारी समर्थन का योगदान, मुख्य योगदान क्या है? खेल मानकों में सुधार हेतु सरकारी समर्थन का मुख्य योगदान क्या है? केवल नीतियां बनाना, धन, सुविधाएं, उपकरण उपलब्ध करना, केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। यहाँ जो उत्तर होगा बी उत्तर होगा, धन, सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराना। 45वां है प्रशिक्षण भार ट्रेनिंग लोड की परिभाषा क्या है? सारी गतिविधि के दौरान पसीना आना, मोटर उत्तेजना, गति के माध्यम से व्यक्ति पर लगाया गया शारीरिक और मानसिक दबाव, खेल के दौरान थकान महसूस करना और प्रतिस्पर्धा जीतने की क्षमता। यहाँ उत्तर होगा मोटर उत्तेजना, गति के माध्यम से व्यक्ति पर लगाए गए शारीरिक और मानसिक दबाव। ठीक है। प्रशिक्षण भार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बाह्य भार ओवरलोड किसे कहते हैं? व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया, शारीरिक व्यायाम प्रकार, गुणवत्ता, तीव्रता और मात्रा, थकान की लक्षण और प्रशिक्षण की अवधि। यहाँ जो उत्तर होगा शारीरिक व्यायाम का प्रकार, गुणवत्ता, तीव्रता और मात्रा। 48 है आंतरिक भार इनर लोड क्या दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यायाम की गुणवत्ता, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया, प्रशिक्षण की आवृत्ति और व्यायाम की तीव्रता। उत्तर होगा यहाँ पे शारीरिक, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया। 49वां क्वेश्चन है प्रशिक्षण भार के कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? गति की गुणवत्ता, शारीरिक व्यायाम, भार की तीव्रता, खेल का स्कोर। यहाँ खेल का स्कोर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें। और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं ये भी मेरे कमेंट करिएगा, और इसका आगे का वीडियो चाहिएगा तो बताइएगा, नहीं तो ये लगभग 150 क्वेश्चन के PDF है, ठीक है। नहीं तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे, फिर दूसरा टॉपिक उठाएंगे। भार की तीव्रता इंटेंसिटी लोड को क्या दर्शाता है? व्यायाम की कुल मात्रा, व्यायाम करते समय खिलाड़ियों द्वारा किया गया प्रयास की डिग्री, व्यायाम की अवधि और व्यायाम की आवृत्ति। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे व्यायाम करते समय खिलाड़ी द्वारा किए गए प्रयास की डिग्री। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकियों से अलग क्वेश्चंस मिलेंगे आपके, ठीक है। तो आप लोग वो भी देखते रहिए और ये भी देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।